एक रिजॉर्ट जो अपने काम के लिए बहुत मशहूर था, उसके एक कमरे में दो पति पत्नी का बड़ी ही बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था। उनका शरीर हजारों टुकड़ों में कटा हुआ पूरे कमरे में फैला हुआ था। पूरे रिजॉर्ट में अफरा तफरी का माहौल था। कुछ लोग कह रहे थे वे दोनों पति पत्नी को इस रिजॉर्ट में आए अभी कुछ दिन ही हुए थे। बेचारे हनीमून के लिए आए थे। देखने से दोनों में बड़ा प्यार था। दोनों शांत स्वभाव के थे। पता नहीं किसने मार दिया बेचारों को। ये जरूर किसी प्रेत आत्माओं का काम है। पुलिस तहकीकात कर रहे थे। जब वे दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो सभी का दिल दहल गया। सामने उनकी कटी फटी लाश और सामने दीवार पर लिखा था, जो कि पूरे उनके खून से लिखा था, ब्रह्मांड की काली शक्तियां लौट आई हैं, अब होगा मौत का तांडव। वहीं दूसरी तरफ अरे मोनू, आज का अखबार पढ़ा यार। देखा तूने कितनी बेरहमी से मारा है बेचारे दो पति पत्नी को। बेचारे ढंग से हनीमून भी नहीं मना पाए। राजू दांत दिखाते हुए बोला, तू भी ना, बेचारों की मौत हो गई है और तुझे हनीमून की पड़ी है। मोनू बिस्तर से उठते हुए बोला, अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था यार, वैसे मुझे तो ये मामला भूत प्रेत का लग रहा है। मोनू ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, मामला कुछ और ही है। केस को भटकाने के लिए उस खूनी ने भूत का सहारा लिया है। राजू ने बोला, अच्छा ठीक है सीआईडी के अभिजीत सर, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हमारी खड़ूस बॉस आज हमें नहीं छोड़ेगी। मोनू ने कहा, अरे हाँ हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ, सच में एकदम खड़ूस है। हद है यार, कम से कम एक दिन की छुट्टी तो होती चाहिए। पर नहीं, उसकी वजह से मेरी फेवरेट मूवी एवेंजर्स एंड गेम भी रिलीज हो गई, जो मैंने अब तक नहीं देखी। राजू ने कहा, तो आज चलते हैं ना। मोनू ने कहा, तू पागल हो गया क्या, छुट्टी कौन दिलाएगा। राजू ने कहा, सब तेरे इस भाई पर छोड़ दे, तू पहले जाकर तैयार हो जा, पहले हम ऑफिस जाएंगे। मोनू ने कहा, ओके, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दया। एक दूसरी जगह एक लड़की अंधेरी रात में भागती भागती आ रही थी। उसके चेहरे पर खौफ था, जिससे बचने के लिए वो भाग रही थी। लेकिन तभी वह एक पत्थर से टकरा गई। पीछे देखा तो कई सारी आत्माएं उनका पीछा कर रही थी। वे बहुत खूंखार और भयानक थे। चेहरा एकदम खूंखार था, आँख से खून बह रहा था, नाखून बड़े बड़े और शरीर एकदम भयानक। वो लड़की उठकर भागना चाह रही थी, लेकिन उठ नहीं पाई। जैसे वह वहीं चिपक गई हो, तभी वो आत्माएं उन्हें घेर कर खड़ी हो गई और बड़ी ही डरावनी आवाज में बोले, कहाँ भाग रही हो, तुझसे ही तो हम यहाँ वापस आ सके। अगर तू ना होते तो आज हम वही कैद रहते। वह लड़की डरते हुए बोली, कौन हो तुम। सभी आत्माएं एक साथ बहुत ही भयंकर आवाज में बोले, हम हैं ब्रह्मांड की काली शक्तियां। अरे उठ जा, कितना सोएगी, सुबह के 7 बज चुके हैं। रानी श्वेता को जगाते हुए बोली और उसके ऊपर से कंबल हटाया तो ये क्या, रानी तो पसीने से तरबतर है। श्वेता ने कहा, रानी क्या हुआ तुझे, तबीयत तो ठीक है ना तेरी। रानी घबराते हुए बोली, वे लौट आए हैं। दूसरी तरफ राजू और मोनू बाइक पर बैठकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस पहुंचकर अंदर प्रवेश होते ही उनसे चपरासी बोलता है, आप लोगों को बॉस ने अंदर बुलाया है। ये सुनकर दोनों बॉस के कमरे में जाते हैं। आइए राजू साहब, आज इतनी जल्दी कैसे आना हुआ, आराम से आते ना, बॉस ने व्यंग करते हुए कहा। नहीं मैम, वो दरअसल आज। तभी वहाँ
श्वेता और रानी भी प्रवेश हुए। आइए, आप भी आइए, वहां क्यों खड़ी हैं? बॉस घुर्राई। रानी, जो अब सामान्य हो चुकी थी, वो बोली, सॉरी मैम, वो आज। बॉस ने कहा, बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लास्ट वार्निंग है तुम लोगों को। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम, चारों एक साथ बोले और एक झट से बाहर आ गए। राजू ने कहा, बच गए यार। तभी श्वेता ने कहा, हाँ यार, वरना तो हम जाते गए काम से। राजू और गीता बात कर रहे थे, लेकिन मोनू और रानी एक दूसरे को देख रहे थे। वे दोनों उस समय को याद कर रहे थे जब वे पहली बार मिले थे। फ्लैशबैक। एक ट्रेन जो निकलने ही वाली थी। मोनू दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया और वहीं दरवाजे पर खड़े होकर सांस लेने लगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। पीछे एक लड़की दौड़ते हुए आ रही थी। शायद वे ट्रेन में चढ़ना चाहती थी और मोनू उसे देखता ही रह गया। सफ़ेद ड्रेस पहने वह लड़की, आंखों में एक प्यारा चश्मा और चेहरे पर घबराहट लिए एक मासूमियत से भरपूर, वह बिल्कुल परी लग रही थी। मोनू से ऐसा देख रहा था जैसे वो उसका ऑक्सीजन हो, जिसके बिना वह जी नहीं सकता। तभी एक आवाज़ आई, अपना हाथ दो, हाथ आगे करो। वह लड़की चिल्लाई। मोनू को तो जैसे बिन मांगे मुराद पूरी हो गई हो। वह झट से अपना हाथ आगे कर दिया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे वह लड़की ट्रेन में चढ़ गई। लेकिन वे दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। दोनों एक दूसरे में बस खो गए। प्रेजेंट समय। जी, मेरा नाम मोनू है। राजू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और रानी, जिसे देखते ही प्यार हो गया। और श्वेता, रानी की बेस्ट फ्रेंड और राजू की गर्लफ्रेंड भी। हम चारों बेस्ट फ्रेंड हैं। जहाँ भी रहते खूब एंजॉय करते। हमारा जॉब है किसी अननेचुरल डेथ या किसी अनजान जगह या पुराने ज़माने के मंदिर या घर जो अपने आप में एक रहस्य हो, उनका परीक्षण करना, जांचना और सच्चाई का पता लगाना। हमें बचपन से ही इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। हमारी ज़िंदगी बड़े मज़े से कट रही थी, लेकिन किसी की बुरी नज़र हम पर पड़ चुकी थी, जिससे हमारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। मौत का एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा था, जिससे हमारे जीवन में आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता और जिसका अंदाज़ा हमें नहीं है। अब बात आती है ऑफिस में। हाँ भाई, तूने तो कहा था आज सिनेमा दिखाने ले जाएगा। तभी श्वेता ने कहा, वाह, कैसे फ्रेंड हो यार, अपने दोस्तों को भूल गए। मोनू ने कहा, अरे यार, मैंने कब मना किया, तुम लोग भी चलो ना। श्वेता ने कहा, लेकिन मूवी कौन सा है? मोनू ने बताया, एवेंजर्स एंड गेम। रानी ने कहा, वाह, हमने भी वही मूवी नहीं देखी, हम भी चलेंगे। तभी श्वेता ने कहा, लेकिन कैसे, बॉस तो हमें जाने नहीं देगी। तभी राजू ने कहा, तुम सब चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं भी बॉस को हुक्म देकर आता हूँ। मोनू ने कहा, अच्छा बेटा, देखना ये हीरो की एंट्री तुझे कितनी भारी पड़ेगी। तू जाएगा तो हीरो बन के, लेकिन आएगा भी की बिल्ली बनकर। उसके जाने के बाद वे तीनों ये कहकर हंसने लगे। राजू बॉस के रूम में जाता है और थोड़ी देर में वापस आ जाता है। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इधर तीनों हैरान थे कि आखिर चमत्कार हुआ कैसे। और उधर राजू ऐसे अकड़ कर चल रहा था जैसे उसने ही थैनोस को मारा हो। अबे, तूने बॉस को पटाया कैसे? अरे यार, तू जानता है ना, अपना तो स्टाइल ही ऐसा है। सच सच बताओ, जरूर तुमने कुछ गड़बड़ किया है। रानी ने कहा, अरे यार, तुम लोग आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो।
वैसे भी गर्मी बहुत है, श्वेता ने कहा। नहीं, तुम पहले बताओ यार, तुमने क्या किया? फिर राजू ने बताना चालू करा। ओके, सीआईडी की जासूस बताता हूँ। बॉस ने हमें मूवी की इजाज़त दी है, लेकिन क्या? लेकिन उनकी एक शर्त है कि हम पहले एक रिजॉर्ट में जाकर वहाँ की तहकीकात करेंगे, जिसके बारे में आज पेपर में छपा है। श्वेता ने बोला, पर वो तो भूतिया जगह है। अखबार में पढ़ा नहीं क्या? उन दो बेचारे पति पत्नी का क्या हाल हुआ था। व्हाट रबिश, ऐसा कुछ नहीं होता यार, राजू ने कहा। बिल्कुल, आप सब तैयार हो जाओ, हम सभी रिजॉर्ट के लिए निकलेंगे। दूसरी तरफ उस रिजॉर्ट के उस कमरे में काले धुएं के समान परछाई गोल गोल घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मोनू, राजू, श्वेता और रानी गाड़ी में बैठकर आ रहे थे। शाम का वक्त था, चारों अपनी धुन में मस्त थे कि तभी सामने एक गाड़ी दिखाई दी जो कि वहां खड़ी थी। लेकिन उस सुनसान जगह पर गाड़ी का खड़ा होना भी एक रहस्य था। वे चारों उतरकर उस गाड़ी के पास गए। उसके अंदर तो पति पत्नी बैठे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों इंसान नहीं मूर्ति हो। ना हिल रहे थे और ना ही कुछ हरकत कर रहे थे। दरवाजा अंदर से बंद था। मोनू ने पत्थर से कांच पर वार किया और दरवाज़ा खोला, लेकिन उसका भी उन दोनों पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। रानी ने कहा, अरे ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? राजू ने कहा, क्या पता यार। मोनू उसके नब्ज को छूने के लिए जैसे ही उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उनके छूते ही वो हजारों टुकड़ों में बिखर गए। सभी दृश्य से बेहद डर गए और जल्दी से वहाँ से भागकर गाड़ी में बैठ गए और फुल स्पीड में वहाँ से गाड़ी निकाल पड़े। लेकिन उनका ध्यान उस पति पत्नी के कार के अंदर खून से लिखे चेतावनी पर नहीं गया, जिसमें लिखा था, लौट जाओ, वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इन लोगों का हुआ है। वे इन सब खतरों से अनजान उस रिजॉर्ट की ओर बढ़ते हैं। सभी के चेहरों से हवाइयाँ उड़े होते हैं। सब अपने आप को सामान्य करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार वो खौफनाक दृश्य उनकी आंखों के सामने आ जाता। तब मोनू थोड़ा सहमते हुए बोला, छोड़ो गाइस इस बात को, जल्दी से रिजॉर्ट चलते हैं, क्योंकि अगर लेट हो गए तो जीत जाएंगे। हमें उसे हराना भी तो है। सभी थोड़ा मुस्कुराए और फिर डर कम करने के लिए बातें करने लगे। रात के 7 बजे वे रिजॉर्ट पहुँचे। वहाँ का माहौल एकदम अलग था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन बीच बीच में कुत्तों के रोने की आवाज़ मन में खौफ पैदा कर रही थी। वे सब अपना सामान लेकर उस रिजॉर्ट में जाने लगे। तभी वहाँ बैठे एक आदमी, जिसकी वेशभूषा बिल्कुल तांत्रिक की तरह लग रही थी, वह बोला, वापस लौट जाओ, वो तुम्हें मार डालेगा। उस कमरे में वो है। कौन है बाबा? आप किसकी बात कर रहे हैं? राजू बीच में बोल पड़ा, अरे छोड़ो यार, ये बाबा बस हमें डराने और पैसा लूटने का काम करते हैं। जाओ जाओ, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु बुला रही है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे ही वजह से वे इस दुनिया में आए हैं। ये खेल तुम लोगों ने ही शुरू किया है, लेकिन ख़त्म वो करेगा। वो तांत्रिक से दिखने वाला व्यक्ति ये बोलता हुआ वहाँ से चला गया। वे सब उनकी बात को अनसुना कर आगे बढ़ते हैं और उस रिजॉर्ट में प्रवेश होते हैं। मैनेजर से बात करके वे उस कमरे की चाबी लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं। कमरे में गोप अंधेरा छाया हुआ था और साथ ही अजीब सी बदबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। राजू लाइट ऑन करने गया। थोड़ी ही देर में वह कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन बदबू और डरावनापन अभी भी था। चारों अपने अपने काम में लग गए। श्वेता कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रही थी। तभी उन चारों को महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई है, लेकिन आसपास देखा तो कोई नहीं था। तभी लाइट ऑफ हो गया। सब मोबाइल का टॉर्च जलाए
तभी श्वेता को कैमरे पे कुछ दिखा। वो जोर से चीख पड़ी। सब उसकी ओर भागे। तभी तीनों के मोबाइल का टॉर्च अपने आप बंद हो गया। सब तरफ अंधेरा छा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी मोबाइल का टॉर्च ऑन हो गया। रानी श्वेता के पास जाकर उससे पूछने लगी, क्या हुआ? लेकिन श्वेता बेहोश हो गई थी। रानी उसे होश में लाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया कि तभी श्वेता छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। ये देखकर रानी पूरी तरह से डर गई और वहीं गिर गई। राजू और मोनू जल्दी से उसके पास आए और रानी को उठाकर कमरे से बाहर आ गए। सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे। सोनू और राजू रानी को लेकर गाड़ी की ओर भागे और जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगे। राजू काफ़ी रो रहा था क्योंकि वह श्वेता से बहुत प्यार करता था। मोनू रानी को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वे उसे हॉस्पिटल ले गए। अब कहानी शुरू से शुरू होती है। एक पुराने खंडर में एक टीम कुछ छानबीन कर रही थी। उसका कारण था कि लोगों को ऐसा लगता था कि उस जगह पर कोई उन्हें पीछे से बुला रहा है या कोई उन्हें रास्ता भटका रहा है। कई बार लोगों के साथ काफ़ी बुरे बुरे हादसे हो चुके थे। लेकिन उस टीम से एक लड़की उनसे अलग होकर एक कमरे में चली गई और वहाँ की खूबसूरती को देखने लगी। वह और कोई नहीं, रानी थी। वह कमरा कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े तांत्रिक या मायावी का कमरा हो। दीवार पर कुछ मंत्र लिखे थे तो कुछ चित्र। उसे देखकर रानी वहाँ से जाने लगी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दिया। वह आवाज़ काफ़ी अजीब सी थी। रानी उनकी तरफ बढ़ने लगी और वो आवाज़ एक खंबे से आ रही थी। रानी उसे सुनने की कोशिश करने लगी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे वह खंबा टूट गया और उससे कई सारे शैतान बाहर आए, जिनके नुकीले नुकीले दांत और नाखून बेहद खौफनाक थे। आग से अंगार टपक रही थी और शरीर लोहे सा था जिनमें लावा निकल रहा था। वे अचानक रानी की ओर बढ़े। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। रानी चीखते हुए उठ बैठी। मोनू दौड़ते हुए उसके पास आया। क्या हुआ रानी, तुम ठीक तो हो ना? रानी घबराते हुए बोली। मोनू 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 उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। रानी मोनू को अपने सपने के बारे में बताने लगी। उसके बाद उसे श्वेता की याद आई। मोनू, श्वेता कहाँ है? मोनू ने कहा, रानी, श्वेता वो वहीं, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। रानी चीखते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, श्वेता। मोनू उसे गला लगाते हुए चुप कराने लगा। थोड़ी देर बाद वह थोड़ी नॉर्मल हो गई। सभी के चेहरे पर मातम छाया हुआ था। तभी वहाँ राजू आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, मोनू तुम्हें याद है, श्वेता मरने से पहले बड़ी तेज चीखी थी। मतलब उसने ज़रूर कुछ देखा ऐसा जो बहुत खौफनाक हो। मोनू ने कहा, हाँ राजू, वो तो कमरे से सब रिकॉर्ड कर रही थी। शायद उस कैमरे में श्वेता की मौत का राज छिपा हो। रानी ने कहा, कैमरा कहाँ है? शायद वो उस कमरे में छूट गया जब हम तुम्हें वहाँ से लेकर बाहर निकल रहे थे। राजू ने कहा, मैं जा रहा हूँ उस कैमरे को लेने। राजू जाने लगता है। तभी मोनू से रोकता है। पागल हो गया है क्या? उस कमरे में जाएगा? पता है ना श्वेता का क्या हाल हुआ? मुझे पता है, लेकिन जिसने भी मेरी श्वेता का ये हाल किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राजू गुस्से में वहाँ चला गया। मोनू उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं रुका। राजू उस रिजॉर्ट में प्रवेश हुआ, कमरे के दरवाजे को खोला
तो गुप अंधेरा छाया हुआ था। फिर लाइट के बटन को ऑन किया, लेकिन ये क्या, लाइट तो जली ही नहीं। राजू ने मोबाइल की टॉर्च ऑन किया और चारों ओर देखने लगा। तभी सामने श्वेता की लाश बिछड़ी पड़ी थी। वह उसके पास जाकर बैठ गया और रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे कैमरे का याद आया। वह इधर से देखने लगा। तभी सामने कैमरा ज़मीन पर पड़ा था। वह उसके पास गया और उस कैमरे को उठाने लगा। तभी अचानक मोबाइल का टॉर्च बंद हो गया और उसके बाद कुछ हुआ। थोड़ी देर बाद राजू उस कमरे से बाहर आया। उसके हाथ में कैमरा था, लेकिन उसका शरीर कुछ अलग ही लग रहा था। वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर वापस अस्पताल आ गया। मोनू से सही सलामत देखकर खुश हुआ। राजू बोला, मैं कैमरा ले आया, और कैमरा मोनू को दे दिया। मोनू राजू को देखा तो वह परेशान था। वह उससे बोला, राजू सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। ऐसा कहकर वह राजू के कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही खड़ा हुआ तो ये क्या, मोनू के हाथ रखते ही वह भी कई टुकड़ों में ढेर हो गया। मोनू और श्वेता फिर सदमे में आ गए। 1 घंटे पहले राजू उस कैमरे को उठाने लगा। तभी मोबाइल का टॉर्च बंद हो गया था। वह घबरा गया था। तभी उसे एक आवाज़ आई, राजू। वह आवाज़ श्वेता की थी। उसकी आवाज़ को सुनकर राजू बेचैन हो गया। श्वेता, कहाँ हो तुम? मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी टॉर्च जल उठा। वह सामने थी, वह भी पूरे शरीर के साथ। वह राजू को हिलाकर बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? राजू ने कहा, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। तब श्वेता बोली, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, तुम जाओ, वादा करती हूँ कि हम जल्द मिलेंगे। राजू के लाख मना करने के बाद भी वह नहीं मानी। आखिरकार राजू कैमरे को लेकर उस कमरे से बाहर निकला। दरअसल वो श्वेता नहीं, वही शैतान थी। मोनू और रानी पूरी तरह से डर गए थे, लेकिन मोनू थोड़ा हिम्मत करके रानी को संभाला और शांत किया। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? किसने किया ये सब? अच्छे से कट रही जिंदगी एकदम मौत का तांडव बन के रह गई। मोनू ने कहा, कैमरा रानी, कैमरा ही हमें उस तक पहुंचाएगा। दोनों कैमरे में रिकॉर्ड को बारीकी से देखने लगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वे अचानक से चीखे, नहीं। अब क्या होगा? राजू और श्वेता को उन शैतानों ने एक ही झटके में राख कर दिया। अब वो दोनों उस रिकॉर्डिंग को देखने लगे। चारों ओर अंधेरा था। तभी लाइट ऑन हुआ। चारों तरफ सर्च करने लगे। तभी कैमरे का फ्रंट मिडल घूमा। उसमें कई शैतानी रूह अचानक से सामने आ गई, जिनका शरीर बेहद खौफनाक था। वो बुरी तरह चिल्ला रहे थे। तभी वे कैमरे की तरह देखने लगे। रानी ने वो कैमरा ज़मीन में फेंक दिया, लेकिन अचानक उस कैमरे से वो शैतान बाहर आ गए। ये देखकर मोनू और रानी दोनों डर गए और वे वहाँ से भागने लगे, लेकिन वो शैतान उनके सामने आकर उनके गर्दन को पकड़ लिया। वो दोनों उनके चंगुल से बाहर निकलने के लिए नाकाम कोशिश करने लगे। तभी वे आज़ाद हो गए। वे वहाँ से भागने लगे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वे भी हज़ारों टुकड़ों में बिखर गए। सोनू, क्या सोच रहे हो? रानी सोनू का ध्यान अपनी ओर करते हुए बोली। सोनू घबराकर होश में आया। कुछ नहीं, मैं राजू और श्वेता के बारे में सोच रहा था। वो कैमरा कहाँ है? रानी अपने हाथों में रखे कैमरे को आगे बढ़ाने हुए बोली, ये रहा वो कैमरा। मोनू और रानी
उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं। रिकॉर्डिंग में वे उस कमरे में प्रवेश होते हैं और फिर अपने तफ्तीश में जुट जाते हैं। श्वेता उन सबकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया। वह थोड़ा आगे जाकर देखने लगी। वह आवाज़ उसी जगह से आ रही थी जहाँ दीवार पर खून से लिखा था। थोड़ी देर तक बस आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उस दीवार से 5 शैतान बाहर निकलते हैं। उनके बड़े बड़े नाखून और दांत, खून से सने हुए मुंह और शरीर से निकलता लावा देखकर श्वेता चीख पड़ी और कैमरा नीचे गिर पड़ा। इसके बाद कैमरा बंद हो गया। उस रिकॉर्डिंग को देखकर रानी भी चीख उठी, लेकिन राजू से संभाल लिया और बोला, हमें अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना होगा, हमें जानना होगा। ये कहानी यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसका भी पार्ट 2 आना बाकी है। तब तक आप ये वाली कहानी पूरी लीजिए जो मैंने पिछले पार्ट में पूरी नहीं करी थी। ये उसका पार्ट 2, तो मैंने पूरी कहानी एक साथ लगा दी है। ठीक है, स्टार्ट। एक बड़े से 5 स्टार होटल में म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ें आ रही थी। डीजे में फुल आवाज़ में गाने चला रहा था। पूरा होटल रोशनी और जगमगाते लाइटों से जगमगा रहा था। बड़ी बड़ी BMW गाड़ियाँ उस होटल के बाहर खड़े उस होटल की शोभा बढ़ा रही थी। सामने गेट को सफ़ेद और नीले रंग के गुब्बारों में सजाया गया था और साथ ही पूरे होटल को भी। वही एक बड़े से बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे पूजा लिखा था जो चमचमा रहा था। अंदर MLA जयशंकर की इकलौती बेटी पूजा का 19वां जन्मदिन मनाया जाने वाला था, जिसके लिए 100 आदमी सुबह से ही उन सभी चीज़ों का अरेंजमेंट संभाल रहे थे। सभी को सख्त हिदायत दे रखी थी कि पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किचन से स्वादिष्ट भोजनों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वही सामने एक बड़ा सा बियर बार था जहाँ पर अनेक आदमी शराब रूपी अमृत का सेवन कर रहे थे और अपने जीवन को सफल बना रहे थे। जयशंकर और उनकी फैमिली किसी भी वक्त पर वहाँ पर पहुँच सकती है। लोग उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वहीं 5-6 लोगों का ग्रुप आपस में बातचीत कर रहे थे। सभी के सभी बड़े बड़े अधिकारी और मिनिस्टर थे। अरे वाह, क्या शानदार अरेंजमेंट करवाया है जयशंकर ने, बलदेव जी ने कहा, जो कि जाने माने पूर्व MLA थे। हाँ यार, अरेंजमेंट तो लाजवाब है, मानना पड़ेगा MLA साहब को, उनमें से एक बिजनेसमैन ने बोला। हाँ जयशंकर जी, उन्हें तो पूरी दुनिया जानती है। देखो तो, अभी 1 महीना भी MLA बने नहीं हुआ और नाम और रुतबा देखो। एक और आदमी बोला। सही कहा भैया, पैसा और पावर लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। उनकी बातों पर सहमति जताते हुए एक और आदमी बोला, पर ये जयशंकर है कौन? मैंने आज तक बस उसका नाम ही सुना है, कभी देखा नहीं है। मैंने सुना है पहले इनके पास केवल 5-10 करोड़ रुपए ही थे, लेकिन आज पूरे 100 करोड़ और अनेक गाड़ी बंगलों के मालिक हैं। सुमित जो कमिश्नर थे, उन्होंने अपना सवाल दागा। राणा चारुवती को जानते हो? इस बात को सुनकर बलदेव बोले। हाँ, सुमित आश्चर्य से बोला, ये वही हैं। बलदेव फिर बोला, क्या? राणा राणा मुंबई का सबसे बड़ा क्रिमिनल, जिसने अपने ही माँ बाप को पैसों के लिए मार दिया और ना जाने कितने लोगों की खुशियों को उसने अपने पैरों तले रोन दिया, लेकिन वो MLA क्यों बना है? सुमित के चेहरे पर पसीना आ गया। छोटी मोटी रकम के लिए काम करने से वो अब तंग आ गया था, इसलिए उसने MLA बनने का फैसला लिया और पैसे और ताकत से MLA की कुर्सी पर बैठ ही गया और सैकड़ों करोड़ों लोगों का मालिक बन गया। अब वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। बलदेव गंभीर होकर बोला। क्या इनके परिवार में किसी को पता नहीं है कि ये गुंडा है? सुमित ने अपनी शंका जाहिर की। नहीं,
इनके परिवार में इनकी इकलौती बेटी पूजा के सिवाय कोई नहीं है। पूजा की जन्म होते ही उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया था। बचपन से ही बलदेव पूजा से बहुत प्यार करता था। अब वो ही उसकी दुनिया थी। पूजा को दुख ना हो इसलिए बलदेव ने उसे शक भी नहीं होने दिया कि वो क्या काम करता है। बलदेव लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, तो क्या पूजा को कभी उसके पापा की सच्चाई पता ही नहीं लगी? क्या क्या राणा ऐसे ही अपना कारोबार चलाता रहेगा? सुमित एक बार फिर बोला, ये तो वो ऊपर वाला ही जान सकता है कि आगे क्या होने वाला है। बलदेव अपने वाणी को विराम देते हुए बोला, लेकिन सुमित बोलने ही वाला था कि एक शानदार BMW कार तेजी से आकर वहाँ पर रुकी। ड्राइवर तेजी से उतरकर दरवाज़ा खोला। उसमें से एक हट्टा कट्टा आदमी शेरवानी पहनकर बाहर निकला। गले में सोने की चैन और उंगलियों में हीरे की अंगूठी, कलाई पर रोलेक्स कंपनी की सबसे महंगी घड़ी और पैरों में नामी कंपनी के जूते। वो और कोई नहीं बल्कि राणा था। वही दूसरे दरवाजे से एक बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक लड़की बाहर निकली। बाल एकदम काले और घुंघराले, आंखें मोर की जैसी, होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ, गालों पर डिम्पल उसकी खूबसूरती पर चांद चांद लगा रहे थे। नीले रंग के लहंगे में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वह और कोई नहीं पूजा थी। उसे देखकर वहाँ खड़े सभी लड़कों के होश उड़ गए। सभी उसे एकाएक देखे जा रहे थे, जैसे उसे हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लेंगे। पूजा के आते ही उसकी सहेलियों ने उसे विश किया और वहाँ खड़े बाकी लोग भी उसे बधाइयाँ देने लगे। फिर पूजा की दोस्त उसे लेकर होटल के अंदर चले रहे और डिस्को में चली गई। इधर नए MLA का भी सभी ने ज़ोरों से स्वागत किया और बातचीत करने लगे। थोड़ी देर गेट में पास में थोड़ा सा कुछ शोर होने लगा। राणा ने मैनेजर से पूछा, क्या बात है गेट पर, कुछ हुआ है क्या? जी सर, वो कुछ गरीब भिखारी हैं जो आपसे मदद मांगना चाहते हैं। मैनेजर थोड़े धीरे स्वर में बोला, अरे यार, अब पार्टी का सारा मूड खराब कर देंगे ये, इन्हें हटाओ यहाँ से। राणा थोड़े ऊंचे स्वर में बोला, मैंने कोशिश किया सर, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। वो लोग बिना आपसे मिले जाएंगे नहीं, कृपया आप उनसे एक बार बात कर लें। मैनेजर नर्मदा से बोला, क्या बकवास है, चलो ठीक है। राणा गेट की ओर जाते हुए बोला। गेट के बाहर मैले कुचले और फटे पुराने कपड़े जिनसे वे अपने शरीर को ढके हुए थे। पूरा शरीर भूख और प्यास से सिकुड़ गया था। शरीर के नाम पर बस हड्डियां बची थीं। आंखों में थोड़ी उम्मीद की किरण थी कि MLA साहब उनकी मदद करेंगे। राणा के गेट पर आते ही चौकीदार ने सैल्यूट मारा और पीछे हट गया। वहीं खड़े खड़े उन लोगों ने जयशंकर को नमस्कार किया। हाँ बोलो, क्या बात है, क्या चाहिए आप लोगों को? जयशंकर रूखे स्वर में बोला, मालिक, कई दिनों से हम लोगों को खाने का एक दाना नसीब नहीं हुआ। बूढ़े तो बूढ़े, छोटे बच्चे ने भी 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। कृपया करके हमारी मदद कीजिए मालिक। वे बेचारे लाचार और बेबस लोग एक साथ बोले, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम लोग मेहनत तो करते नहीं और मदद के लिए हम जैसे लोगों के सामने हाथ फैलाते हो। जयशंकर बिगड़ते हुए बोले, नहीं मालिक, आजकल पढ़े लिखे लोगों को भी काम नहीं मिल रहा है, तो हम जैसे गरीबों का तो क्या ही होगा। हम बहुत गरीब आदमी हैं साहब, कृपया हमारी मदद कीजिए। वे फिर हाथ फैलाते हुए बोले, अरे हटाओ इन लोगों को, पार्टी का पूरा मज़ा ख़राब कर दिया। जयशंकर अपने बॉडीगार्ड से बोला और बॉडीगार्ड ने उन्हें वहाँ से मारते हुए भगा दिया। वे बेचारे सड़क के किनारे बैठ गए। तभी उनमें से एक बच्चा बोला, पापा, हमें खाना नहीं मिलेगा क्या? हम ऐसे ही मर जाएंगे क्या? हमारा कोई सहारा नहीं है क्या? बच्चे के इस बात को सभी सुन पड़े और सुनते ही रोने लगे। एक बुजुर्ग बोला, हाँ बेटा, हम जैसे गरीबों का यहाँ कोई सहारा नहीं है। हम गरीबी में जीते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं।
इन बड़े लोगों को हम लोगों से कोई मतलब नहीं। होटल में वेटर को भले ही मोटी टिप दे देंगे, लेकिन हम जैसे गरीबों की कोई मदद नहीं करेगा। तो हम क्या करें? हम लोगों की किस्मत में यही लिखा है। हाँ, क्या कोई फरिश्ता हमें इस गरीबी से मुक्त नहीं कराएगा? एक आदमी बोला, यदा यदा नहीं धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्माम सृजाम्यहम्। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म बढ़ता है, तब तक लोगों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए ईश्वर हर युग में जन्म लेते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी सत्य है, तो इस युग में भी हमारी रक्षा के लिए वे ज़रूर प्रकट होंगे। आसमान में काली घटाएं छाने लगी और बिजली भी जोर जोर से कड़कने लगी, और तभी आसमान से एक काला साया तेजी से नीचे आते हुए दिखाई दिया। इन सब बातों से अनजान उधर होटल की डिस्को में एक गाना चलने लगा। सभी उस गाने में डांस करने लगे और बाकी लोग उसके सम्मान में तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर बाद डांस खत्म हुआ। पूजा के साथ बाकी सभी बाहर आए। बाहर जयशंकर अपने दोस्तों से काफ़ी देर तक बातचीत कर रहे थे। अरे भाई जयशंकर, तुमने क्या शानदार अरेंजमेंट करवाया भाई, वाकई काबिले तारीफ है। बलदेव मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद बलदेव जी, एक ही तो बेटी है, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, जयशंकर बोला। वे कुछ और बातचीत करते उससे पहले ही वहाँ पूजा आ गई। हैप्पी बर्थडे पूजा बेटा, बलदेव पूजा को विश करते हुए बोले। थैंक यू अंकल, तुम्हारे पापा बहुत खुश नसीब है बेटी, जिसे तुम जैसी बेटी मिली। पढ़ लिख कर खेल कूद कर सही में टॉप करना। बलदेव फिर बोला, खुश नसीब तो मैं हूँ अंकल, जो मुझे इतने अच्छे और प्यारे पापा मिले, जो किसी का बुरा नहीं चाहते। जयशंकर के कार्य से अनजान मासूम पूजा बोली, अच्छा अब चलो जल्दी से केक काटते हैं, मुझसे अब इंतज़ार नहीं होता। जयशंकर बात को टालते हुए बोले, ओके पापा। पूजा अपनी सहेलियों के लिए स्टेज पर पहुंची। वहीं जयशंकर भी अपने दोस्तों के साथ पहुंच गए। फिर जयशंकर के एक इशारे पर वेटर एक बड़ा सा केक लेकर आया। पूजा आज बहुत खुश थी। जयशंकर ने केक काटने के लिए बोला। पूजा एक प्यारा सा चाकू लेकर केक काटने के लिए तैयार हुई। वहीं बाकी लोग हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना गाने लगे। पूजा केक काटने वाली थी कि लाइट बंद हो गई। सभी बेवजह से परेशान उठे। तभी एक आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे पूजा। आवाज़ में इतना खौफ था कि सभी सहम गए और मोबाइल के टॉर्च ऑन करके इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। तभी आवाज़ फिर आई, हैप्पी बर्थडे टू यू पूजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी टॉर्च की रोशनी में एक साया दिखाई दिया। उसे देख सभी के सभी मेहमानों के मन के अंदर एक अनजाना से डर बैठ गया। सभी इधर उधर भागने लगे। तभी सामने एक परछाई दिखाई दी, पूरा शरीर सड़ा हुआ, जिसे दूर दूर तक उसकी बदबू आ रही थी। आंखें लाल, दांत और नाखून लंबे और नुकीले। एक हाथ में हंसिया, धान की फसल काटने का औजार, और दूसरे हाथ में कलारी, जो फसल मिसाई में काम आता है, वो लिए खड़ा था। हंसिए का दांत इतना तेज था कि थोड़ी सी लाइट पाने से भी चमक रहा था। कौन हो तुम? उसे देखकर जयशंकर डरते हुए पूछा। हम गरीब हैं साहब। थोड़ी देर की शांति के बाद खून जमा देने वाला जवाब आया। जवाब में ना दर्द और आक्रोश था कि सभी का दिल दहल गया। पहचाना नहीं मुझे? मैं वही हूँ जिसे तुमने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। वह परछाई आक्रोश के साथ बोला।
नहीं नहीं नहीं, तू तू तुम। जयशंकर को यह झटका लगा। वह हकलाते हुए बोला, हाँ मैं वही हूँ। वह परछाई गुस्से से लाल हो गया और इससे पहले कि जयशंकर कुछ सोच पाता, उस परछाई ने एक झटके से, हंसिए से एक ही बार में उसका गला धड़ से अलग कर दिया और दूसरे हाथ में पकड़े लारी को उसके पेट में घुसा दिया। जयशंकर वहीं ढेर हो गया। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। उसके मौत के बाद उस परछाई को शांति मिली, लेकिन पूजा चीख पड़ी, पापा। पूजा अपने पापा के कटे शरीर के पास पहुंच गई और अपने पापा की यह हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उस परछाई के अलावा उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वहाँ परछाई भी वहाँ से जाने लगा। तभी एक आवाज़ आई, रुको। पूजा भी अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी। कौन हो तुम? मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो उन्हें मार दिया? क्या कसूर था मेरे पापा का? पूजा की आंखों में फिर से आंसू निकल पड़े। और हम लोगों का क्या कसूर था जिसे तुम्हारे पापा ने बड़ी बेरहमी से मार डाला? हम तो जी रहे थे जैसे तैसे। हमें तुम्हारे पापा का क्या बिगाड़ा था? उस परछाई की आंखों में आंसू आ गए। क्या पापा ने आपको मारा? नहीं नहीं, ये झूठ है। पापा कभी किसी को नहीं मार सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। पूजा अपने आंसू को पहुंचते हुए बोली, उसने ही किया था। उसने हम सबको मारा था। उसी ने इस मौत के खेल को शुरू किया था। उसी की वजह से आज हजारों लोग मर रहे हैं। वह परछाई गुस्से से बोली। क्या? पूजा घबरा गई। हाँ, जानना चाहती हो कौन था तुम्हारा पापा? क्या किया था उसने? वह परछाई पूजा की बात सुनकर बोलता है, इस शहर का एक छोटा सा इलाका जिसे आवा नाका कहते हैं, वहाँ 40-50 परिवार रहते थे। दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। फिर भी वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं था। सभी एक दूसरे से मिलकर रहते। अगर किसी घर में खाना नहीं होता तो पूरा परिवार अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज उन्हें दे देते। उसी परिवार में से मैं भी था। मेरा नाम राजीव है। मैं बचपन से अनाथ था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अनाथ महसूस होने नहीं दिया और मुझे अपने परिवार जैसा रखा। मेरे पिता वहाँ के मुखिया था, इसलिए उनके बाद उन्होंने मुझे मुखिया चुना। मैं भी पूरे लगन से उनकी सेवा का कार्य करता। जब भी कोई मुसीबत आती तो मैं सामने खड़ा हो जाता। तभी एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। वो था जयशंकर उर्फ राणा। पूजा चौंक गई। राणा? वैसा आया बोला, हाँ राणा, मुंबई का सबसे बड़ा डॉन। उसने बचपन से ही मारपीट और खून खराबा शुरू किया था। उसे जैसे तैसे पैसे कमाने का भूत सवार था। पैसों के लिए वह कुछ भी कर सकता था। समय बीतता गया, लेकिन डॉन बनने के बाद भी वह खुश नहीं था, क्योंकि उसमें पैसे कम और पकड़े जाने का डर ज़्यादा था। हालांकि पुलिस तो क्या, कोई मंत्री भी उनके नाम से डरते थे, लेकिन फिर भी ये बात उसके मन में चलती रहती। शादी होने के बाद पूजा का जन्म हुआ, जिसके बाद उसकी पत्नी चल बसी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, जिसके बाद वह खून से उब चुका था। फिर एक दिन उसने एमएलए बनने का सोचा, जिसमें बिना मार काट के भी बहुत पैसा कमाया जा सकता था, और वो भी अनगिनत। काफ़ी समय के बाद अपने पावर और पैसे से एमएलए बन बैठा वो, जिसके बाद उसका जुनून पागलपन में बदल गया। एक बहुत बड़ी कंपनी ने 10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे अनेक शॉपिंग मॉल, सिनेमा इत्यादि का निर्माण किया जाने वाला था। लेकिन जिस जगह पर उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना था, उसका परमिट और आदेश उनके पास नहीं था। उसके लिए उन्होंने जयशंकर यानी कि तुम्हारे पिता से हाथ मिलाया। इसके लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए मिले। इसके बदले
उन्हें उस कंपनी को इस जगह का परमिट और आदेश जारी करवाना था, और सबसे बड़ा काम था उस जगह को खाली करवाना जहाँ वो शॉपिंग मॉल, सिनेमा आदि बन सके। उस जगह का नाम था आमानाका। हाँ, आमानाका, यानी हमारा घर। कुछ लोगों के साथ तुम्हारे पापा हमारे सामने आए और बोलने लगे कि हमें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। अब यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और बिल्डिंग्स बनेंगी। हम सभी ये सुनकर चौंक गए। अगर यहाँ मॉल बनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। हम लोगों ने उनसे काफ़ी विनती की, आप कहीं और शॉपिंग मॉल बना लीजिए, अपनी बिल्डिंग कहीं और बना लीजिए। हम यहाँ गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने हमें पैसों का लालच दिया और कहा जाओ और कहीं और जाकर रहो। लेकिन पैसों से हमारा क्या होता, हमें तो रहने के लिए छत चाहिए थी जिसने नीचे हमारे बच्चे सो सके। हम नहीं माने और सभी एक साथ मिलकर उसका विरोध करने लगे, जिससे उन्हें उस समय के लिए वहाँ से हार मानकर जाना पड़ा। तभी एक दिन उनका एक प्रस्ताव आया जिसमें लिखा था कि उस जगह और घरों के बदले उन्हें दूसरी जगह पर घर बना कर दिया जाएगा, और काम भी, जिससे वे कमा कर अपना पेट भर सकते थे। हम सभी ये सुनकर काफ़ी खुश हो गए। चलो, हमें घर और काम तो मिल जाएगा। सभी राजी हो गए। तभी उन्होंने मुझे, यानी कि मुखिया को, अचानक से बुलाया ताकि बाकी की बातचीत हो सके। मैं अकेले उनके घर चला गया। वहाँ जयशंकर के अलावा और 4-5 लोग थे। उन्होंने नक्शे में बताया कि किस जगह हमें घर मिलेगा। वह जगह काफ़ी बड़ी थी जहाँ हमारा परिवार अच्छे से रह सकता था। मैं मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था कि चलो, अब हमारे दुख खत्म हो चुके हैं। उन्होंने मुझे 5 करोड़ का चेक दिया ताकि हम उन पर भरोसा जता सकें। मैंने वह चेक ले लिया। तभी एक तेज़ धार वाला तलवार मेरे शरीर के आर पार हो गया। मैं दर्द के मारे चीख पड़ा। फिर मुड़कर देखा तो उनके हाथों में तेज़ धार वाले चाकू और तलवार थे, और उनके चेहरे में कुटिलता भरी मुस्कान थी। मैं वहीं गिर पड़ा। तब जयशंकर बोला, तुम लोग हमें उस जगह पर शॉपिंग मॉल बनाने से रोकोगे? जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा उसका यही हश्र होगा। मैं समझ गया कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मेरी सांसें रुक गई और मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो गई। दूसरे दिन वे उस इलाके में गए। इस बार उनके साथ बहुत सारे आदमी थे और बड़े बड़े बुलडोज़र। वहाँ जाकर वे घरों को तोड़ने लगे। वे लोग भागते हुए जयशंकर के पास आए कि ये सब क्या हो रहा है। तब जयशंकर बोला, अरे यही तो डील थी। राजीव से हम लोगों ने उसे कल 5 करोड़ दिए इस जगह के बदले, और उसने वादा किया था कि ये जगह अब हमारी हुई। यकीन नहीं तो राजीव से पूछ लो। तब वे बोले, राजीव तो कल रात से घर नहीं आया है। तब जयशंकर अनजान बनते हुए बोला, क्या? कहीं वो सारे पैसे लेके भाग तो नहीं गया? वे घबराते हुए बोले, नहीं, राजीव ऐसा नहीं कर सकता। जयशंकर ने कहा, क्यों नहीं कर सकता? ये देखो, हम लोगों ने उसे 5 करोड़ दिए थे। ये कहकर उसने वो फोटो दिखाई। देखा, वो इतने पैसों को देखकर तुम सभी को अकेला छोड़कर भाग गया। अब वो भाग गया, ये तुम लोगों की चिंता है। हम लोगों ने ये जगह खरीद लिया है। हम इस पर हमारा अधिकार है। ये जगह खाली कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। वे लोग उनसे ऐसा ना करने की भीख मांगने लगे, लेकिन उनके बुलडोजर और आदमियों ने पूरे घर को तोड़ दिया और जो भी सामने आया उसे मार मार के अधमरा कर दिया। डर के मारे वे वहाँ से भाग गए। ये देखकर वे लोग कुटिलता से मुस्कुराने लगे। मैं उन दृश्यों को देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, और वो बेचारे दर दर भटकने लगे। तब मैंने कसम खाई कि इस जयशंकर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूजा चुपचाप सुनती रही।
तब वह साया रोते हुए बोला, तुम ये सब रोक सकती हो, तुम उस जगह पर शॉपिंग मॉल बनाने से रोक सकती हो ताकि वो बेघर लोग वहाँ रह सकें। अपने पापा से कहना ये सब रोक दें, वरना मुझे मजबूरन उन्हें मारना पड़ेगा। क्या? पूजा ये सुनकर चौंक गई। लेकिन आपने तो पापा को मार दिया है। तभी एक आवाज आई, पूजा बेटी उठो, क्या हुआ तुम्हें? और तभी पूजा के चेहरों पर किसी ने पानी की छींटें मारी। पूजा हड़बड़ा कर उठी। वो हैरान नजरों से चारों ओर देखने लगी, फिर अपने पापा को सही सलामत देखने लगी, जो बिल्कुल ठीक ठाक थे। पूजा हैरान थी। जयशंकर परेशान नजरों से पूजा को देखते हुए बोले, क्या हुआ बेटी, तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई? पूजा याद करते हुए बोली, क्या हुआ था पापा? जयशंकर ने बोला, तुमने ही जैसे केक काटने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी तुम बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं तो डर गया था। तुम ठीक हो ना बेटी? पूजा ने कहा, हाँ पापा मैं ठीक हूँ। जयशंकर ने कहा, भगवान का शुक्र है जो तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाता। जयशंकर घबराते हुए बोला, कुछ ही देर में सब नॉर्मल हो गया, सिवाय पूजा के, उसके मन में चल रही बातों और उस सपने के। वो सपना था या और उसने जो कहा, क्या वो सच होगा? तब जयशंकर बोले, चलो बेटी केक काटो, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूजा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जयशंकर ने कहा, हाँ पूछो। पूजा ने कहा, लेकिन वादा कीजिए कि आप सत्य बोलेंगे। जयशंकर ने कहा, अच्छा ठीक है पूछो। पूजा ने वह सब कह सुनाया जो भी कुछ देर पहले उसने सपने में देखा था। फिर उसके बाद वह बोली, क्या आपने सच में ये सब किया है? क्या आपने राजीव को मारा था और उन लोगों को उनके घर से बेघर किया था? जयशंकर गंभीर होकर वहाँ एकदम से खड़ा हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पूजा ने कहा, बताइए पापा, आपको मेरी कसम, अगर आपने झूठ बोला तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। जयशंकर ने कहा, नहीं बेटी, ये क्या बोल दिया? पूजा रोते हुए, बताइए पापा। जयशंकर ने कहा, हाँ ये सब मैंने किया था। हम लोगों ने ही मिलकर राजीव को मारा और उन लोगों को उनके घर से ज़बरदस्ती भगा दिया। ये सुनकर पार्टी में शामिल सभी लोग चौंक गए। पूजा बोली, क्यों पापा, क्या मिला आपको ये सब करके? माँ भी आपसे दूर हो गई और अब मैं भी। जयशंकर ने कहा, नहीं बेटी ऐसा मत कहो, ये सब मैंने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए किया। तभी वहाँ सीआईडी के कुल लोग जयशंकर को घेर लिए, जो कई सालों से जयशंकर के लिए सबूत ढूंढ रहे थे, जिन्हें आज वो सबूत मिल गया। उन्होंने जयशंकर को गिरफ्तार कर लिया। पूजा अपने पापा से नज़रें फेर कर रो रही थी। जयशंकर भी बोला, बेटी मेरी तरफ देखो, मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं ये सब छोड़ दूंगा, बस एक बार तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ बेटी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दो। ठीक है पापा, अगर आपने उन बेघर हुए लोगों को उनका घर दिला दिया और उस प्रोजेक्ट को रोक कर गरीब लोगों की मदद करी, तो मैं आपको हमेशा के लिए माफ़ कर दूंगी। तुम जैसा चाहती हो वैसा होगा बेटी। इसके बाद जयशंकर की मदद से सीआईडी ने उस कंपनी वालों को गिरफ्तार कर लिया और उस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया, और उन गरीबों लोगों को जो वहाँ सड़क किनारे बैठे थे, उन्हें वापस उनकी जगह दे दी। उनके लिए घर की व्यवस्था की गई और उनके खाने की भी। सब ठीक हो गया। तब पूजा बोली, मैं आपसे बहुत खुश हूँ पापा, मैंने आपको माफ़ किया, चलिए अब घर चलते हैं। जयशंकर बोला, नहीं बेटी अभी नहीं। पूजा चौंकते हुए बोली, क्या हुआ पापा? जयशंकर ने बोला, मैंने इन गलतियों का पश्चाताप तो कर लिया है, लेकिन मैंने जो और पाप किए हैं
उसकी जगह मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन पापा, नई बेटी मुझे जाने दो। अब जो जयशंकर तुम्हारे पास आएगा वो होगा तुम्हारा पिता। इस जयशंकर को मुझे मारना होगा। ये कहकर वह उन सीआईडी वालों के साथ चला गया। पूजा वहीं बैठी रोती रही। रात की गहराइयों में जब पूजा छत से नीचे आने को हुई तो एक आवाज़ आई, धन्यवाद पूजा जी, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए और मेरे परिवार को उनका घर दिलाने के लिए। पूजा अपने आंसुओं को पहुँचते हुए नीचे आ गई और इंतज़ार करने लगी अपने पिता का, और साथ ही पूरी मेहनत से पढ़ाई करने लगी ताकि वो गरीब लोगों की मदद कर सके। 10 साल बाद आज पूजा अपने दम पर एमएलए बन गई और गरीब लोगों की हर संभव मदद कर रही है ताकि कोई भी भूखा ना रहे। और जब जयशंकर जेल से बाहर आया और अपनी बेटी की लोगों से मुंह से तारीफ सुनी तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जब दोनों बाप बेटी मिले तो एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे।
जब भी अकेलेपन का एहसास होता है, रात के काले अंधेरे में, कभी दूर से घर आते समय कदम तेजी से आगे बढ़ते हैं, जीप पर अचानक से हनुमान जी का नाम आ ही जाता है और दिल घबराता है, मन में शंका पैदा होती है, जल्दी से जल्दी घर जाने का मन करता है। हाँ, डर यही होता है जब अपने साय से भी इंसान घबरा जाए। रात के 2 बज रहे थे और मैं अपने मोबाइल में कॉमेडी नाइट विद कपिल का शो देख रहा था। कपिल का शो सामने चल रहा हो और नज़रें कहीं और फिसल जाएं, ये तो मुमकिन ही नहीं था। ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं था जो मैंने ना देखी हो। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो सुनील ग्रोवर। वाह यार, क्या रियल अभिनेता है। उसके बाद कीकू शारदा का अभिनय, वाह, ये दोनों तो बेस्ट थे। बाकी कपिल बाबू तो बेइज्जती करने से बाज नहीं आते। कानों में हेडफोन लगाकर बड़े मज़े के साथ मैं देख रहा था कि अचानक में कुछ चीखने की आवाज़ आई। मैंने एक झटके के साथ कानों से हेडफोन हटाया और दोबारा आवाज़ सुनने के लिए एक पल स्थिर हो गया, पर मुझे दूसरी बार आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम हो और फिर हेडफोन लगाकर शो देखने लगा। लगभग 5 मिनट के बाद वही आवाज़ फिर सुनाई दी। मैंने फिर हेडफोन कान से हटाया और मोबाइल बंद करके आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगा। मोबाइल बंद करके लगभग 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद मुझे कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने सोचा कि अब रात ज़्यादा हो गई है, अब मुझे सोना चाहिए। और फिर लगभग 10 मिनट का समय और हुआ होगा। मैं गहरी नींद में था, मैं सो चुका था। मुझे आवाज़ फिर सुनाई नहीं दी। शायद मेरा भ्रम रहा हो और शायद चीखने की आवाज़ किसी के घर से आई हो या किसी के टीवी में चल रहे फिल्म से। कुछ भी हो सकता था। रात देर से सोया था तो नींद भी देरी से ही खुलेगी। अब मैं बिस्तर से उठा और मेरा हाथ मोबाइल की तरफ गया तो मैं चौंक गया। मेरा मोबाइल पूरी तरह से टूटा हुआ था, हेडफोन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। मैंने बहुत ही महंगा वाला RBL का हेडफोन लिया था और मोबाइल तो मेरी सबसे अच्छी वाली थी। ये सब देखकर मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मेरा मोबाइल किसने ख़राब किया है? हेडफोन किसने तोड़ा है? छोटे भाई को मैंने पूछा तो उसने भी मना किया। भैया, मुझे नहीं पता आपके हेडफोन के बारे में। बेशक मुझे आपका हेडफोन पसंद है, लेकिन इसका क्या मतलब कि मैं आपकी चीज़ को अगर पसंद करता हूँ तो उसे तोड़ दूँगा? ये सुनकर मैं हक्का बक्का था। रात को तो मोबाइल भला चंगा था विद हेडफोन, सुबह अचानक क्या हो गया? उल्टा मुझे ही डांट पड़ने लगी। मम्मी पापा ने मुझे खूब डांटा। याद रखो, आज के बाद 10 बजे तक नहीं सोए तो हमसे बुरा कोई ना होगा। पापा बोले, सब लाड़ पर का नतीजा है। रात रात भर मोबाइल देखेगा और नींद आ गई होगी, टूट गई होगी पीठ के नीचे चक्कर आकर या नीचे गिरकर। सोता भी तो घोड़े बेच कर है। ये सब सुनने के बाद मैं कुछ बोल ना सका, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे शरीर के नीचे आकर हेडफोन तो टूट सकता है, पर ये मोबाइल कैसे? मोबाइल का स्क्रीन पूरी तरह ख़राब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने ज़ोर से उस पर पत्थर पटका दिया हो। मैं आज बिना मोबाइल के कॉलेज गया, पर किसी को ये बात नहीं बताई। पूरा दिन बिना मोबाइल के था तो आज पढ़ाई भी ज़्यादा हुई, मज़ा आया। कॉलेज से आते आते मोबाइल को मैंने बनने के लिए दे दिया। रात के यही कोई 11 बज रहे होंगे। पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ रही थी। मैं सच में बहुत खुश था। आज अच्छे से नींद आ गई और मैं लंबी तान कर सो गया। अचानक में मुझे गर्मी का एहसास हुआ। चद्दर मैंने अपने बदन से जुदा करी और फिर एहसास हुआ कि पंखा बंद है, खिड़की भी बंद। फिर गर्मी तो होनी ही थी। मैं उठा और खिड़की खोला, फिर दीवार पर लगे स्विच को ऑन करके ऑफ करके देखा तो पंखा चल ही नहीं रहा था। इतनी रात को ही इसे बिगड़ना था। मैं मन ही मन बुदबुदाया और फिर अपने छोटे भाई के कमरे की तरफ बढ़ गया और उसके बगल में जाकर सो गया।
लेकिन उसके स्मॉल बैट पर मैं फिट नहीं आ रहा था। फिर भी किसी तरह से मैंने उसको धकेला ताकि मैं अपने सोने की जगह बना सकूं। पर कुछ ही देर बाद उसने मुझे लात मारी और मैं धड़ाम से नीचे आ गिरा। फिर मैं कुछ नहीं बोला। उसकी भी गलती नहीं थी। मैं नीचे फर्श पर ही सो गया। सुबह उठकर देखा तो पंखा चल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नींद में था या कोई मजाक है। मैंने इस बात को टाल दी और आज का दिन भी मस्ती से कॉलेज में बिताया। आते आते मोबाइल लेकर आया। शाम को मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया और क्रिकेट ग्राउंड में जो मेरी फजीहत हुई वो मैं कभी नहीं भूल सकता था। सामने वाले टीम से हम लोग मैच हार चुके थे और सिर्फ और मेरी वजह से। पहले हम लोगों ने बैटिंग की। जब मेरी बारी आई तो मैं बैटिंग करने गया, लेकिन एक भी शॉट नहीं मार पाया। जब भी बल्ला मारने के लिए उठाता तो दूसरी बाजू चल जाता। अगर स्ट्रेच मारता तो बल्ला बाएं मुड़ जाता। बहुत कोशिश करने के बाद भी एक भी शॉट नहीं लगा। सभी मुझसे नाराज़ हो रहे थे। अरे यार, क्या मजाक कर रहा है? शिट, ज़्यादा से ज़्यादा रन की ज़रूरत थी यार। क्या हो गया तुझे? वो सब ये कह तो रहे थे, लेकिन मुझे तो खुद को नहीं पता था कि आखिर कैसे, कौन सी जकड़न थी मेरे हाथों में जो आज खुल ना सकी। जब फील्डिंग की बारी आई तो मैंने 2 कैच छोड़े और फील्डिंग भी ख़राब किया। अपोजिट टीम मैच जीत चुकी थी। मैंने तय किया कि अब क्रिकेट नहीं खेलूँगा। घर आया और गहन सोच में पड़ गया। आखिर 2 दिन से हो क्या रहा था। मैंने माँ ने मुझे कॉफ़ी दी और मैं कॉफ़ी पीकर पढ़ने बैठ गया। बहुत ध्यान मगन होकर मैं पढ़ाई कर रहा था। अचानक मुझे सारे शब्द उल्टे दिखाई देने लगे। सभी शब्द यूं मानो कि तितर बितर हो गए। मैं सहम सा गया। आखिर क्या था ये सब? मेरे दिमाग का लोचा या फिर मेरी आंखों का भ्रम? मैंने किताब बंद कर दी और ड्राइंग रूम में चला गया, जहाँ पापा इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच देख रहे थे। अरे पापा, अरे सोनी टीवी लगाइए यार, इंडियन आइडल देखना है। क्यों, पढ़ाई होगी तेरी? नहीं पापा, बस मन नहीं कर रहा है। अरे क्या हुआ राजीव, कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हो? नहीं पापा, बस ऐसे ही। और पापा ने रिमोट मुझे दे दिया और खुद वहाँ से चले गए। मैं रिमोट से टीवी का चैनल बदल रहा था, पर मुझे कहीं भी सोनी चैनल नज़र नहीं आ रहा था। मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई। अरे माँ, ये टीवी को क्या हो गया? अंदर किचन से आवाज़ आई। क्या हुआ? अभी तो ठीक ही था। माँ, सभी चैनल पर सोनी चैनल नहीं आ रहा। होगा कुछ, जाने दो। माँ किचन से ही बोली। मैं भी उठकर किचन में गया और वहाँ पहुँचकर मैं बुरी तरह चौंक गया। माँ तो किचन में थी ही नहीं। तो किचन में कौन थी जो माँ की आवाज़ में बोल रही थी? क्योंकि ड्राइंग रूम किचन से सटकर ही था। माँ, 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 पापा। मैं घबरा गया था। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं फिर जोर जोर से चिल्लाया, माँ, कहाँ हो आप? क्या हुआ राजीव? दौड़ते हुए पापा बाहर आए और माँ भी उनके पीछे पीछे। तब तक मैं मूर्छित होने वाला था। पापा ने आकर मुझे संभाला। मैं मूर्छित हो चुका था। जब होश आया तो मुझे मुझे घेरे तमाम लोग खड़े थे और आश्चर्य भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। माँ घबराई हुई थी। क्या हुआ था राजीव? मैं काफ़ी डर चुका था, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरा शरीर गर्म हो गया था, शायद बुखार था। बेटा क्या हुआ था? मैं माँ से लिपट गया और सारी बातें बताई। सभी लोग बहुत ध्यान से मेरी बातें सुन रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। इस तरह की घटनाएं पहली बार हुई थी उनकी ज़िंदगी में। आखिर क्या था ये सब? क्या राजीव का वहम था? कोई दिमागी बीमारी तो नहीं? मेरे पापा के दिमाग में ये सब चल रहा था। वो किसी भूत पर भरोसा नहीं करते थे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। मैं मना करता रह गया,
पर शाम को पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझे देखा तो पहले तो ऐसे निरीक्षण किया, फिर बोला कुछ जांच करवानी पड़ेगी। फिर एक बड़ी सी मशीन में मेरे दिमाग का जांच किया। डॉक्टर पापा को बोले, जी मैं रिपोर्ट आती भिजवाता हूँ। सहमा सहमा सा मैं घर आया। माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे अकेला छोड़ती ही नहीं थी। पापा को डॉक्टर पर भरोसा था और माँ को साधु महात्मा पर। मैं कह रही हूँ ना, मेरी कोई मानता ही नहीं। माँ किचन में बर्तन धोकर वार में पटक रही थी, मेरे बेटे पर किसी भूत प्रेत का साया है। माँ अब बस करो यार, मैं बोला। पापा तो मानते नहीं मेरी बात, कम से कम आप तो मान जाओ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो कोई भूत प्रेत और ना ही कोई बीमारी। कुछ ऐसा है जो जो मुझे खुद को नहीं पता। अगली बार मैं खुद जासूसी करूँगा। चुप कर, माँ बोली। बड़ा आया जासूसी करने, तो भी बच्चा है, तुझे कुछ नहीं पता। किसी ने जादू टोना कर दिया है, तभी तो इतना चिड़चिड़ा हो गया है। माँ की बात नहीं समझता है, ये कहकर माँ वापस बर्तन धोने चली गई। मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और कोनी मारकर आंख दिखाते हुए बोला, क्या भैया, क्यों मम्मी को परेशान करते हो? अब आप बच्चे नहीं रहे, समझे? ये बात तुम माँ को बता, चल भाग यहाँ से, मैं गुस्सा करके बोला। अब मेरी रिपोर्ट आ चुकी थी, मेरी सब रिपोर्ट ठीक थी। डॉक्टर ने पापा को बताया कि कोई बीमारी नहीं है, बस किसी ऊपर ताकत का साया है। मैं और आग बबूला हो गया। डॉक्टर होकर ऐसा बोल रहा है डॉक्टर साहब? पहले पापा को विश्वास नहीं था, पर जब डॉक्टर ने बोला तब से वो भी माँ का साथ देने लगे। अब आलम ये था कि मैं ज़्यादातर माँ के पास रहता था, बस सोता मैं अपने छोटे भाई के साथ था। मुझे स्कूल जाए 2 दिन हो गए थे, पर 2 दिन बाद मैं स्कूल गया। मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेला। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब मुझे कुछ भी पहले ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, सब सामान्य था। सब लोग खुश थे कि भूत का साया नहीं है, लेकिन शायद ये मेरा भ्रम था। मेरे पापा वन विभाग में थे, हम एक सरकारी घर में रहते थे। घर जंगल के किनारे था, जंगल के दूसरी तरफ गांव और बस्ती थी। यही कोई 7 किलोमीटर के बाद शहर। गांव और जंगल के बीचों बीच एक लंबी चौड़ी सड़क थी। मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। वो तालाब काफ़ी खूबसूरत था, जहाँ अक्सर जंगल से पक्षी और पशु आया करते थे। जानवर तो नाम मात्र के थे। तालाब के पास किसी भी समय जाओ, बहुत अच्छा महसूस होता था। ठंडा ठंडा पानी, ठंडी ठंडी हवा। कभी कभी तो मैं उधर ही बैठकर पढ़ाई करता था। यही कोई 10 दिन बीते होंगे। रविवार का दिन था, मैं घर पर ही था अपने कमरे में। स्कूल के प्रोजेक्ट का काम करना था। कई दिनों से तालाब पर गया ही नहीं था। फिर सोचा क्यों ना तालाब पर ही प्रोजेक्ट का काम शुरू करूं, वहाँ शायद थोड़ा अच्छा भी लगेगा। फिर मैं 2 शिफ्ट में अपना सारा काम पूरा करने, अपना सारा सामान बटोरने लगा। तालाब पूरा पेड़ों से घिरा था, पर एक खास बरगद का पेड़ था जो बहुत घना और विशाल था। मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क वहीं करना चाहा। पक्षियों के कलरव से वहाँ का मौसम बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बहुत शांति से बैठकर अपना काम कर रहा था मैं कि एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, राजीव। मैं आवाज़ की तरफ पलटा, पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। कौन? कोई आवाज़ नहीं आया। कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? मैं यहाँ हूँ, ड्राइंग शीट पर देखो। मैं ड्राइंग शीट पर देखा, जहाँ एक आकृति बनकर सामने आई, एक लड़की की। मेरी उम्र की एक लड़की, जो कि बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। ये देखकर मैं हैरान था और डर भी गया था। डरना लाजमी था, पूरी ड्राइंग शीट कोरी थी, मैंने अभी कुछ शुरू भी नहीं किया था। अचानक मैं इतनी सुंदर, अच्छी और भला की खूबसूरती अपनी तस्वीर पर कैसे उतार सकता हूँ? कुछ तो झोल था। फिर भी हिम्मत करके मैं बोला, कौन हो तुम?
रानी, एक अनजान आवाज़ आई। कौन रानी? और तुम ही मुझे परेशान कर रही थी? जी हाँ, पर मैं जानबूझकर आपको परेशान नहीं कर रही थी। मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। एक तुम ही थे जो मेरे साथ खेल सकते थे, बातें कर सकते थे। मैं अभी भी डरा हुआ था। पर तुम हो कौन? एक भूत। क्या? मेरे होश उड़ गए। मैं बहुत डर गया था। मुझे जाने दो, मुझे मुझे नहीं बात करनी। और मैं वहाँ सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागने लगा। राजीव रुको, प्लीज़। मैं ठिठक गया। आवाज़ में करुणा थी। पलट कर देखा तो कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, पर आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। राजीव, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। अकेली ऐसी भूत हूँ भूत लोक में, जिसका कोई दोस्त नहीं है। मैं ड्राइंग शीट के पास गया। शीट अब पूरा कोरा था। मैंने बस टीवी में भूत देखा था और सुना था कि ऐसा भी होता है, पर इतना मासूम और छोटा भूत। मैं भी बड़े मासूमियत से बोला, भूत तो बड़े होते हैं, तुम इतनी छोटी हो, तुम भूत कैसे हो सकती हो? क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ, इसीलिए भूत हूँ। अब मैं कैसे बताऊँ? वो भी बता नहीं पा रही थी और मैं भी समझ नहीं पा रहा था। खैर, मुझे उससे क्या। राजीव, मुझे अपना दोस्त बना लो प्लीज़। छोटी भूतनी रोने लगी। अचानक मैंने अपनी ड्राइंग शीट को भीगे हुए देखा। मतलब साफ था। छोटी भूतनी के आंसू मेरी शीट को भिगो दिए थे। मुझे उस पर दया आई। मैं सोचने लगा कि सच में इसने अभी तक मेरा कोई नुकसान नहीं करा है। कुछ भी तो नहीं। मेरे भी अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो क्यों ना भूतनी को ही अपना दोस्त बना लूँ। चंचल मन था तो मुझे मानना ही पड़ा। ठीक है, तुम रो मत, तुम आज से मेरी दोस्त, सबसे अच्छी दोस्त। और फिर रानी खिलखिलाकर हंसने लगी। ड्राइंग शीट से आंसू गायब हो चुके थे, सूख चुके थे। शीट पर एक चित्र बनकर सामने आया, जो एक फूलों का गुच्छा था और नीचे लिखा था, थैंक यू। मैं भी बहुत खुश था। मेरी ज़िंदगी में एक पल था जो शायद किसी की ज़िंदगी में नहीं होता। माँ, हम जा रहे हैं स्कूल। राजीव घर से बाहर की तरफ जाते हुए माँ से बोला। ठीक है बेटा, संभल के, माँ राजीव से बोली। पर तब तक राजीव और छोटा भाई मोनू वहाँ से बाहर निकल चुके थे। राजीव 2 या 3 मिनट इंतज़ार किया होगा, तब तक बस आ गई और वो बस में बैठ गया। चल बैठ जा, खड़े क्यों हैं? राजीव अपने भाई को बोला, तो मोनू बैठ गया। भाई, धक्का क्यों मार रहे हो? अरे मैंने धक्का कब मारा? भाई, अभी भी धक्का मार रहे हो? अचानक में टॉनी बोला। मोनू, मैंने कहा ना, मैंने धक्का नहीं मारा, राजीव बोला। फिर राजीव को कुछ महसूस हुआ। उसके बगल में शायद कोई बैठा है, पर दिख नहीं रहा था। रानी तुम? राजीव धीरे से बोला। हाँ मैं। आज मैं अभी तुम्हारे स्कूल जाऊंगी। यार, तुम मेरे स्कूल कैसे? भाई, आप क्या फुसफुसा रहे हो? सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, मोनू हंसते हुए बोला। "हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं।" फिर उसने धीरे से रानी से बोला, वापस जाओ। मैं स्कूल से वापस आऊँगा, फिर मिलूँगा तालाब के पास। ठीक है, रानी बोली। पर मैं आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ स्कूल जरूर जाऊँगी। और फिर रानी वहाँ से गायब हो गई। माँ घर में अकेली थी और किचन पर काम कर रही थी। पापा अपने जॉब पर थे। मैं और मोनू स्कूल। माँ को गाने गाने का बहुत शौक था। वो काम करते करते गुनगुना रही थी। अचानक मेरे किचन में रखा फ्रिज अपने आप खुल गया और उसमें रखा हुआ आइसक्रीम का एक कप अपने आप हवा में बाहर आ जाता है। माँ घबरा जाती है और चिल्ला कर बाहर ड्राइंग रूम में आती है। पीछे पीछे आइसक्रीम भी हवा में लहराती हुई बाहर आती है और एक सोफे के पास ठहर जाती है। माँ घबराते हुए चिल्लाती है, पर उनकी आवाज़ किसी बाहर वाले को सुनाई नहीं देती है। माँ की आंखें
फटी की फटी तब रह जाती हैं जब धीरे धीरे आइसक्रीम खत्म होने लगती है। ये देखकर माँ के होश उड़ जाते हैं और माँ वहीं धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। भूत, भूत। अरे, अरे मैं भूत नहीं हूँ आंटी, रानी बोलती है। इससे पहले माँ बेहोश थी। मैं और मेरा छोटा भाई जब घर वापस आते हैं तो माँ को इस हालत में देखकर हमारे तो होश उड़ जाते हैं। हम दोनों किसी तरह माँ को बेडरूम में ले जाते हैं और सुला देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया राजीव। अचानक से मेरे कानों में रानी की आवाज़ आई। मैं गुस्से से रानी की तरफ देखा, जो दिख तो नहीं रही थी पर मुझे महसूस हो रही थी कि वो यहीं है। मैंने बस आइसक्रीम खाई थी, डरते हुए रानी बोली। मुझे भूख लगी थी तो मैंने फिर से निकाल कर आइसक्रीम खाई और माँ ने देख लिया। मैंने अपने सिर पर हाथ मारा। क्या ज़रूरत थी? कभी कभी शांत जगह बैठो यार, जाओ यहाँ से। रानी शांत वहीं पर बैठ गई। माँ को होश आया तो वो चिल्लाने लगी। भूत, भूत, राजीव यहाँ भूत है बेटा, भूत। अरे माँ कुछ नहीं है भूत भूत। चुप कर, तुझे नहीं पता, पापा को फ़ोन लगा जल्दी। और मैं पापा को फ़ोन लगाता इससे पहले पापा आ गए और आते ही बोले, क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हें? फिर माँ ने सारी बात बताई। मैंने भी सुना और रानी भी सुन रही थी। ठीक है, मैं आज ही किसी ओझा बाबा से मिलता हूँ। मैं कहती थी ना कि राजीव के शरीर में वही भूत है। ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ के लोग भी अजीब हैं, पता नहीं क्या जादू करते रहते हैं। उन्हीं में से किसी ने शायद हमारे घर पे भी कर दिया कुछ। अब मैं भी माँ पापा को कैसे समझाता कि ये भूतनी मेरी दोस्त है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अगर माँ को कुछ हो जाए तो? कुछ नहीं होगा माँ को, रानी बोली। मैं खुद माँ से मिलना चाहती हूँ। क्यों? राजीव घबरा गया। माफ़ी मांगने के लिए। रहने दो, भूत हो तुम, माँ नहीं समझेगी। ये बताओ कि तुम स्कूल बस में क्या कर रही थी? मुझे भी स्कूल जाना था। क्यों? तुम तो भूत हो, तुम क्या करोगी स्कूल जाकर? मैं भी उसी स्कूल में पढ़ती थी राजीव। राजीव अवाक रह गया। मैं 2 साल पहले उस स्कूल में पढ़ती थी। मेरी यादें जुड़ी हैं उस स्कूल से। मतलब 2 साल पहले? क्या? मतलब 2 साल पहले तुम स्कूल में पढ़ती थी? तो रहती कहाँ थी? यहीं जहाँ तुम आज रहते हो, उसी घर में, इसी तालाब में मैं आती थी। अभी बस में मैं जाती थी, वही बस ड्राइवर अंकल मुझे ले जाते थे। मैं आज भी उन्हें पहचानती हूँ। अरे लेकिन तो तुम भूत कैसे बनी? उस स्कूल में मेरी मौत हुई थी। रानी रोने लगी। सुबकने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच रही थी। क्या हुआ रानी, तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत चंचल और मासूम सी स्टूडेंट थी राजीव, पढ़ने में बहुत तेज़। अक्सर मुझे टीचर लोग चॉकलेट या टॉफ़ी देते थे, मुझे प्यार मिलता था। दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा मुझे ड्राइंग नहीं आती थी, जिसकी वजह से मैं हमेशा क्लास में कम नंबर लाती थी। पर ड्राइंग के जो टीचर थे, उनकी नज़र हमेशा कमज़ोर स्टूडेंट पे रहती थी। ड्राइंग वाले टीचर है ना? हाँ हाँ, तुम शायद मनीष सर की बात कर रही हो। हाँ हाँ वही। वो मुझे अलग से ड्राइंग बताने लगे थे और मुझे चिक्की कह के बुलाते थे। मेरे गाल हमेशा खींचते रहते, अलग से मुझे ट्यूशन देते। मेरे इसी घर में आकर मेरी माँ पर उन्होंने क्या जादू किया था, माँ ने तुरंत होम ट्यूशन के लिए हाँ कर दिया था। रानी अब सुबहने लगी थी। राजीव, मनीष सर अच्छे नहीं थे। क्यों? अच्छे तो हैं, क्लास में कितना अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। नहीं राजीव, मनीष सर मुझे पढ़ाते पढ़ाते अजीब तरह से छूते थे, मेरे गाल खींचते थे। राजीव मैं कैसे बताऊं वो? राजीव समझ ना सका। राजीव तुम्हें कैसे बताऊं? तुम फिल्म देखते हो ना? हाँ देखता तो हूँ। उसमें हीरो हीरोइन के साथ प्यार करता है ना? हाँ हाँ कभी कभी करता है, ऐसे गानों में दिखाते हैं। वो जैसे माँ माँ भी अपने मोजी मुझे और मोटू को प्यार से पप्पी करती हैं। हाँ वैसा ही। पर पर मनीष सर मेरे अंगों के साथ खिलवाड़ करते थे।
अब सिया फूट पड़ी थी। राजीव, तुम्हें कैसे समझाऊं? इस स्कूल में मैं अकेली नहीं थी जिसके साथ मनीष सर गलत हरकतें करते थे। और भी एक दो बच्चे थे, और अभी भी शायद होंगे। अब राजीव थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। उसे एहसास होने लगा था कि किस गंदे नज़र की बात कर रही है रानी, किस तरह की छूने की बात कर रही है। राजीव का ये सब सोच के रूह कांप गया। रानी, तुमने शिकायत क्यों नहीं की? आज तक तुमने किया है क्या? क्या मतलब? मतलब कल जो मेरे साथ हुआ था, आज वही किसी और के साथ हो रहा होगा, जो आज तक किसी ने नहीं की। मतलब मनीष सर बहुत ही चालाक और चतुर हैं। क्या मतलब? तुमने अभी तक नहीं बताया? आखिर भूत कैसे बनी तुम? एक दिन उन्होंने हद कर दी। मेरे पैरों हाथों में खरोच के निशान आ गए। उन्होंने मुझे डरा दिया था कि अगर मैं किसी को ये सब बात बताऊंगी तो वो माँ को बता देंगे कि मुझे कुछ नहीं आता और स्कूल से निकलवा देंगे। मैं डर गई थी राजीव। आखिर मैं थी तो छोटी सी बच्ची, सब सहती रही। एक दिन मैं हिम्मत करके बोली, अगर आप ये सब करोगे तो मैं मम्मी से बोल दूंगी। फिर स्कूल में मुझे रहना पड़े या नहीं, पता नहीं क्यों, फिर मनीष सर ने मुझे छूना पड़ना सब छोड़ दिया। मैं खुश थी कि चलो पीछा छूटा। एक दिन, सप्ताह, महीना निकल गया। मैं तो खुश थी, पर मेरी तरह एक लड़का था, पिंटू। वो दुखी था।